हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा। 2 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो हम कंटिन्यू करेंगे किसको, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। ठीक है, तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है दैट इज हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से रिएक्शन कैसे करते हैं, इस पे हमें बात करनी है। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात, मेटल मेटल होती क्या है, मेटल साइंस में हम मेटल का डेफिनेशन कैसे दें, आपको ये पता होना चाहिए। देखो, तो मेटल का क्या मतलब है बेटा, जो चीजें, जो एलिमेंट, एक मैं एक्स्ट्रा पेज ले रहा हूं यहां पे, देखो तो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया हमने, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिमूव करे और पॉजिटिव आयन बनाए तो उसको हम बोलेंगे बेटा मेटल। क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। ठीक है, और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, इसमें इलेक्ट्रॉन प्लस हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां इलेक्ट्रॉन प्लस हो गया, तो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और नेगेटिव आयन बनाए तो उसको हम बोलते हैं बेटा नॉन मेटल। क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल इस टाइप से क्या करते हैं बेटा, बिहेव करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो यही चीज हमें पढ़नी है। तो हमारे पास यहां पे हम देखो यहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, किसका, मेटल एंड नॉन मेटल से जो बनेगा उसका, सॉल्ट का। तो देखो मेरी बात सुनो, हमारे पास जो होता है सोडियम, ठीक है, तो हम यहां पे 2 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे अबाउट NaCl, किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, NaCl कैसे बनता है, हम ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास जो सोडियम जो होता है बेटा, ये आता है नंबर 11 पे। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम आता है नंबर 11 पे। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2,8,1, ये आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो, K ऑर्बिट, L ऑर्बिट, M ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर 8 और फिर 18। ठीक है, 2, 8, 18, 32, तो आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले ऑर्बिट में 2 गए, बचे 8 गए, फिर 1 बचा, तो इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना। हर एलिमेंट ये चाहता है कि हमारा ऑक्टेट फुलफिल हो जाए। ऑक्टेट का क्या मतलब है बेटा, ये जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब यहां पे अगर मुझे इसके 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं लास्ट में, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, है ना। और इट इज नॉट पॉसिबल टू कि किसी से हम 7 इलेक्ट्रॉन लेके इसमें डाल दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन देना आसान बात नहीं है, तो यहां पे इसको कोई भी 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो ये क्या करता है, अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो हमने बोला कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो पॉजिटिव आयन बनाता है, तो यहां बनेगा बेटा Na+, क्या बनेगा, Na+ बनेगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे अलग हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, इधर से माइनस हुआ इलेक्ट्रॉन उधर प्लस में आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को हम डाल देंगे बेटा क्लोरीन में, किस में डाल देंगे, क्लोरीन में। तो क्लोरीन आता है नंबर 17 पे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है 2,8,7। ठीक है, नंबर 17 पे आता है क्लोरीन। तो क्लोरीन में जैसे ही हम ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहां पे बना लेगा बेटा ये Cl-, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, नेगेटिव आयन बनाता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,8। देखो 2,8,7 था, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो ये कितना हो गया, 2,8,8 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या बच्चा पार्टी। ठीक है, ये आ गई बात समझ में। तो यहां पे Na और Cl इस टाइप से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करते हैं, मतलब
इलेक्ट्रॉन का डोनेशन और एक्सेप्टेंस चलता है। बात समझ में आ गई क्या? अब यहां पे ये जो हुआ है इसको हमें स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाना है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हमें यहां पे शो करना है। तो देखो हमारे पास क्या था, हमने लिया सोडियम। क्या लिया बेटा? सोडियम। अब सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो हम जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, मतलब हम सिर्फ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ही शो करते हैं, ये सारे नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास एक्स्ट्रा है ये हम यहां पे शो कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टार। ठीक है, आप कैसे भी शो कर सकते हैं, आपका रिप्रेजेंटेशन आपकी इच्छा है। प्लस इसमें हम क्या डाल रहे हैं बेटा? क्लोरीन डाल रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्लोरीन से रिएक्शन करवाया, तो क्लोरीन के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? हमने बोला लास्ट के इलेक्ट्रॉन शो करने। यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो यहां पे बेटा इसके 7 इलेक्ट्रॉन हम यहां पे डॉट से शो कर देंगे। ठीक है, तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन हमने यहां पे डॉट से शो कर दिए इस तरीके से। ठीक है, तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और कैल्शियम के पास लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम यहां पे। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन बेटा यहां चला जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा तो हमारे पास बनेगा Na+, ठीक है, Na+ और Cl-। क्या बनेगा बेटा? Cl-, ठीक है, Na+ और Cl- बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएगा। तो हमारे पास यहां पे आ जाएंगे बेटा इस तरीके से कितने इलेक्ट्रॉन भाई? 8 इलेक्ट्रॉन यहां पे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फॉर्मेशन होता है किसका? NaCl का। ठीक है, ये डायग्राम है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, ये बनाने के लिए एग्जाम में आ सकता है। तो जैसे हमने NaCl बनाया उसी तरीके से बेटा हमारे पास क्या बनता है? MgCl2 बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। तो देखो अब हम बनाते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, देखेंगे बहुत ध्यान से। अगर मैं ले लेता हूं एक मैग्नीशियम, ठीक है, तो मैग्नीशियम आता है नंबर 12 पे। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आता है नंबर 12 पे। तो नंबर 12 पे आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। अब यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हमको क्या कर देंगे बेटा? रिमूव कर देंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे यहां से, तो यहां पे बनेगा Mg2+। ठीक है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो प्लस और 2 निकाल रहे हो तो 2+, 3 निकालोगे तो 3+। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहां बन गया Mg2+ बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं क्लोरीन लेता हूं तो मुझे कितने क्लोरीन लेने पड़ेंगे? क्योंकि क्लोरीन तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। लेकिन यहां पे हमने Mg और Cl लिया है, तो बेटा यहां पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा MgCl2 का। ठीक है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाले हैं तो 2 क्लोरीन हम यहां पे लेंगे। ठीक है, तो 2Cl लेंगे हम यहां पे। अब यहां पे 2,8,7 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन जाके ऐड हो जाएंगे ये दोनों, तो हमारे पास यहां बन जाएगा बेटा 2Cl-। ठीक है, और यहां आ जाएगा 2,8,8। ठीक है, यहां पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिए? ऐड कर दिए। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में आ जाएंगे, ये प्लस, ये यहां पे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन, जस्ट अ मिनट, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? तो यहां पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो समझेंगे बहुत ध्यान से। तो हमने बोला कि हमारा जो मैग्नीशियम है उसके पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे इस तरीके से स्टार के फॉर्म में शो कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसमें डाला, क्या डाला बेटा? क्लोरीन डाला। तो 1 क्लोरीन ऊपर ले लेंगे, 1 क्लोरीन नीचे ले लेंगे। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है भाई लास्ट में। ठीक है, 2 क्लोरीन है तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे और 7 इसके पास होंगे। ठीक है, 7 दोनों के पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब हमारे पास इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो बेटा निकल के चला जाएगा इधर और 1 चला जाएगा इधर। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे यहां पे स्ट्रक्चर बनेगा और जब ये कंबाइन होंगे तो हमारा बनेगा बेटा Mg2+ और यहां पे आ जाएगा बेटा Cl-। ठीक है, Cl- और हमारे यहां पे
डॉट में तो आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स और एक आ जाएगा स्टार के फॉर्म में। अब यहां तो 2 क्लोरीन थे, है ना, तो हम यहां क्या करेंगे, होल ट्वाइस कर देंगे, मतलब ये हमारा MgCl2 का स्ट्रक्चर बन गया। बात समझ में आ गई क्या बेटा? ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहां पे इन चीजों का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यहां पे हम इनको बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई क्या? अब मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है। देखते हैं आगे हम, अब ये जो चीज हमने यहां पे देखी, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको बनाना आना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो आप इसे राइट डाउन करेंगे। बट अब सुनो मेरी बात, हमारे पास केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स होते हैं, हमारे पास केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, मतलब एलिमेंट्स आपस में कैसे जुड़ रहे हैं। जैसे यहां पे मैग्नीशियम और क्लोरीन जुड़ रहे हैं, तो ये कैसे जुड़ रहे हैं? ठीक है, अगर मैंने बोला भाई CH4, ये एक स्ट्रक्चर है हमारा, मीथेन होता है, ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, या फिर ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज तो आपने देखा ही होगा, C6H12O6। ठीक है, तो ये जो है ये कैसे बनते हैं, ये कैसे बन रहे हैं? तो बेटा इनके बीच में बॉन्ड काम करता है। क्या काम करता है? बॉन्ड काम करता है। तो यहां पे तो होता है कोवेलेंट बॉन्ड और यहां पे होता है आयोनिक बॉन्ड। अब ये मैंने क्या बोला, इस बात को थोड़ा सा गौर से समझेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, देखो सुनो मेरी बात। तो हमने बोला कि हमारे पास 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक तो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, और एक होता है बेटा आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड। अब इनमें फर्क क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड किस में होता है? जैसे हमारे पास C6H12O6, ठीक है, और आयोनिक बॉन्ड हमारे पास जैसे NaCl हो गया, अभी अभी हमने बनाया था, ठीक है, MgCl2 हो गया, जैसे ये हमने बनाया था। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कब कोवेलेंट आएगा, कब आयोनिक आएगा, है ना? और जो, अब सुनो मेरी बात, जिनके बीच में, अभी बता रहा हूं, इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट यहां पे एक बात सुनो, कोवेलेंट बॉन्ड जिन पे बनता है उनको बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, उनको बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स है। और जहां पे आयोनिक बॉन्ड बनता है बेटा उनको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं भाई? आयोनिक कंपाउंड। तो ये चीज मैंने क्यों बताई? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड की ही प्रॉपर्टीज है जो हमें नेक्स्ट देखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो आपको पता तो होना चाहिए आयोनिक कंपाउंड होते क्या है, पहचाने कैसे भाई, अगर फॉर्मूला दे दिया तो। ठीक है, तो सुनो मेरी बात, हमने बोला कि सर 2 टाइप के कंपाउंड हमारे पास है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट कंपाउंड, आयोनिक बॉन्ड है तो आयोनिक कंपाउंड। बात समझ में आई क्या? बट हमें पता कैसे चलेगा कि कब कोवेलेंट बॉन्ड होगा और कब आयोनिक बॉन्ड होगा, है ना? सुनो, जब तुम एक कंपाउंड को अलग करो, डिस्ट्रॉय करो, तो तुम्हें 2 आयन मिलेंगे। यहां पे देखो, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो मुझे मिलेगा Na+ और Cl-। अगर मैं NaCl को ब्रेक करता हूं तो मुझे मिलेगा Na+ और Cl-। तो जब किसी कंपाउंड को हम इस तरीके से ब्रेक करें और हमें 2 आयंस मिले तो उसको बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। हियर इज 1 पॉजिटिव आयन एंड सेकंड नेगेटिव आयन। ठीक है, तो जब इस तरीके से आयंस मिले तो हम उसको बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। अब बात सुनो, जहां पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन और एक्सेप्टेंस चलेगा वो तो होगा आयोनिक कंपाउंड। बहुत ध्यान से देखेंगे, हमने अभी अभी NaCl बनाया, कैसे बनाया भाई? सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। क्या कैल्शियम ने इसको कुछ दिया? नहीं दिया। इससे इलेक्ट्रॉन लिया, बस लेके रख लिया, इसको कुछ नहीं दिया, है ना? तो हमने बोला कि सर जब इलेक्ट्रॉन या तो दिया जाए या लिया जाए तो क्या बनता है बेटा? आयोनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, शेयरिंग का क्या मतलब है? जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा, शेयरिंग ये होती है। शेयरिंग का मतलब भाई जो मेरा वो तेरा और जो तेरा वो मेरा। तो यहां पे ये जो C6H12O6 है, यहां पे बेटा इस टाइप के कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन दिया भी जाता है और लिया भी जाता है,
ये हम चैप्टर नंबर 4 में बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी बस इतना समझो कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट होता है, एक डोनेट करेगा दूसरा एक्सेप्ट करेगा, इससे ज्यादा उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो उसको बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। और कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग चलेगी, देगा भी और उससे लेगा भी। यहां पे सिर्फ मैग्नीशियम ने दिया, लिया कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे पास ये जो इस टाइप के कंपाउंड होते हैं लाइक CH4, बेटा यहां पे कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेता भी है और हाइड्रोजन इसको देता भी है, ठीक है। तो यहां पे देना और लेना दोनों काम चलते हैं, ठीक है। तो जहां पे शेयरिंग होती है वहां पे तो हमारे बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और जहां पे सिर्फ डोनेशन और एक्सेप्टेंस चलता है वहां बनते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो हमने पढ़ा आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है बेटा, आयोनिक कंपाउंड हो जाएगा हमारा। तो आयोनिक कंपाउंड की अब हमें क्या पढ़नी है बेटा, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहला है फिजिकल नेचर। तो भाई फिजिकल नेचर यहां पे आयोनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो देखो आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो बेटा इनको जब हम अलग करते हैं तो एक बार पॉजिटिव आयन मिलता है और एक बार नेगेटिव आयन मिलता है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलते हैं, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, इसीलिए ये कैसे होते हैं बेटा, सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। These compounds are generally brittle। ब्रिटल का क्या मतलब है भाई, ब्रिटल का क्या मतलब है, ब्रिटल का मतलब होता है कि अगर आयोनिक कंपाउंड्स को आप हिट करते हो, ठीक है, उनको अगर आप पीटते हो किसी भी चीज से तो वो चूरा बन जाते हैं, ठीक है, वो पाउडर का फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। जैसे नमक, NaCl क्या है भाई, NaCl क्या है, यही देख लो ना आप। तो NaCl क्या है, ये हमारा नमक है जो हम खाने में डालते हैं। तो क्या ये ऐसा ही होता है, नहीं, ये पत्थर के जैसे फॉर्म में होता है, ठीक है, ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। जब हम NaCl को ब्रेक करते हैं तो वो क्या हो जाता है, नमक बन जाता है। मतलब हमारा किस टाइप में बन जाता है, पाउडर के फॉर्म में, छोटे छोटा उसके चूरे हो जाते हैं, ठीक है, चूरा बना लेता है ये चीज, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब जब हम किसी चीज को हिट करें तो वो पाउडर के फॉर्म में चूरा बना लेती है, ठीक है। आगे देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो फिजिकल नेचर समझ में आ गया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पे देखो हमने बोला कि एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बहुत ही टाइटली अटैच करते हैं, ठीक है। बहुत हाई अट्रैक्शन फोर्स है यहां पे। तो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है, क्योंकि a considerable amount of energy is required to break the strong inter-ionic attraction। तो यहां पे बेटा strong inter-ionic attraction है, इसीलिए यहां पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहां पे इसको ब्रेक करने के लिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई चाहिए, ठीक है। थर्ड देखो सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है भाई, कि ये मिक्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम नमक ले लें और पानी में मिक्स करेंगे तो इजीली मिक्स हो जाएगा। तो बेसिक सी बात है कि भाई आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, इनको आप इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी आ सकता है, तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, इनका मतलब आयोनिक ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्यूबल इन वाटर। तो ये वाटर में तो सॉल्यूबल होंगे, पानी में इजीली मिक्स हो जाएंगे, बट इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन, पेट्रोल, ETC, ठीक है। तो केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इन सब में अगर आप इनमें सॉल्ट डालते हो तो वो मिक्स नहीं होगा, लेकिन पानी में वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देन आता है बेटा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो अब मेरी बात सुनो, हमने बोला कि भाई ये जो आयनिक कंपाउंड है हमारे पास, ये कैसे होते हैं, हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं भाई, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, फिजिकल नेचर है इनका। तो सॉलिड फॉर्म में अब आप मान लो आपने नमक ले रखा है एक डिब्बे में, उसमें आप तार घुसा दो और आप सोचो कि भाई लाइट जले, तो बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन उसी जगह अगर आप एक पानी का ग्लास लो, ठीक है, या एक कंटेनर ले लो जिसमें बहुत सारा पानी हो, उसमें आप नमक मिक्स कर लो। अब नमक वही है लेकिन सॉलिड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि नमक मिक्स हो चुका है, तो एक्वस फॉर्म में, अब लिक्विड के फॉर्म में है सॉल्ट, तो वहां पे अगर आप करंट फ्लो करवाओगे तो हो जाएगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई सॉलिड फॉर्म में तो करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में ये दोनों आयंस फ्रीली नहीं घूम पाते हैं।
सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड्स में ये दोनों आयन फ्रीली नहीं घूम पाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्जेस। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी तब फ्लो होती है जब मूवमेंट होता है चार्जेस का, ठीक है। कौन से चार्जेस भाई? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस, तो अगर हम उनको पानी में डालते हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स को अगर हम पानी में डालते हैं तो हमें क्या मिल जाते हैं बेटा? आयंस मिल जाते हैं, विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन, और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है क्योंकि वो मूव कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट, तो बेटा सॉलिड स्टेट में डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल। सॉलिड फॉर्म में आयंस नहीं घूम सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड मतलब बहुत ज्यादा टाइटली क्लोज्ड है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, तो मूव नहीं कर सकते। बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। बट मोल्टन स्टेट का क्या मतलब है? अगर आप उनको पानी में मिला देते हो तब वो करंट फ्लो करेंगे। दिस इज पॉसिबल इन दी मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रॉन स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू द हीट। अब यहां पे क्या होगा? हीट की वजह से उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है थोड़ा सा कम हो जाएगा और आयंस फ्रीली मूव कर पाएंगे। दस द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम उनको पानी में डालते हैं और मोल्टन स्टेट में मतलब एक्वस फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स है वो करंट फ्लो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई क्या? तो सबसे पहले यहां तक आप इसको राइट डाउन करेंगे, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इसे राइट डाउन करिए। चलिए आगे बात करते हैं। देखो हम नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा अकरेंस ऑफ मेटल, मतलब मेटल का अकरेंस। हमें मेटल्स मिलती कैसे हैं, कहां से मिलती है? तो बेटा मेटल्स हमें मिलती है अर्थ क्रस्ट से। ठीक है, मेटल्स कैसे मिलती है? अर्थ क्रस्ट से मिलती है। तो अर्थ क्रस्ट से जब मेटल को निकाला जाता है तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, तो उन्हें प्योर करना भी जरूरी होता है फॉर यूज अवर डेली लाइफ। ठीक है, तो अब हम मेटल्स को कैसे प्योरीफाई करना है और कैसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं इसका प्रोसेस देखेंगे। बट उससे पहले हमें यहाँ पे 2-3 टर्म्स हैं जो बेसिक से हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखो मिनरल। मिनरल क्या होता है बेटा? द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन दी अर्थ क्रस्ट। तो जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमें नेचुरली मिलेंगे अर्थ क्रस्ट में उनको हम क्या बोल देते हैं बेटा? मिनरल्स बोल देते हैं। ठीक है, जैसे आपका एप्पल में आयरन मिनरल होता है। मिनरल मतलब जो आपको अर्थ क्रस्ट से नेचुरली मिल रहा है। ठीक है, देन और क्या है बेटा? अब ये मिनरल का ही फॉर्म है। और क्या है? मिनरल का ही फॉर्म है। मिनरल दैट कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ मेटल। तो जिस मिनरल में हाई परसेंटेज में मेटल का अमाउंट होगा, जहां से हम उस मेटल को निकाल के और अपने डेली लाइफ में यूज ले सकते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा ओर। ठीक है, सो मिनरल दैट कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ मेटल दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली फ्रॉम इट। प्रॉफिटेबली मतलब आप उसको अपनी डेली लाइफ में यूज भी कर पाओ, तो उस वाले मिनरल को हम क्या बोल देते हैं? ओर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? ओर बोल देते हैं। तो आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर। तो हम ओर से मेटल को कैसे अलग करते हैं उसका प्रोसेस हम पढ़ेंगे। तो स्टेप नंबर 1 है हमारे पास बेटा इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, सेकंड है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और थर्ड है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब ये प्रोसेसेस कैसे होने वाले हैं यही हमें यहाँ पे समझना है। बट उससे पहले सम इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहली है गैंग। गैंग ये क्या है? तो जब हम मेटल को अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं तो उसके साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, उन्हीं इंप्योरिटीज को हम बेटा गैंग बोलते हैं। ठीक है, ओर्स माइंड फ्रॉम अर्थ कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज। ठीक है, तो जो इंप्योरिटीज होती हैं सच एज सैंड, सॉइल, etc आर कॉल्ड गैंग। तो हमारी इंप्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। देन रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों सेम है, बट एक छोटा सा फर्क यहां आ जाता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों में हम क्या करेंगे बेटा? हम गरम करेंगे। ठीक है, हमारे जो ओर होगा उसको हम गरम करेंगे। ठीक है, और गरम करने के लिए अगर हमने ऑक्सीजन डाला है, ऑक्सीजन का एक ऐसा बोल सकते हो जो
क्वांटिटी है अगर वो ज्यादा है तो उसको हम रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। हीटिंग को हम रोस्टिंग बोलेंगे अगर ऑक्सीजन ज्यादा है, और अगर हीटिंग में ऑक्सीजन हमने कम सप्लाई किया है तो उसको हम कैल्सिनेशन बोलेंगे, ठीक है। तो रोस्टिंग का क्या मतलब है? रोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सल्फाइड ओर्स, कौन से ओर बेटा? सल्फाइड ओर्स, ठीक है। सल्फाइड ओर मतलब वहां पे सल्फर कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो रोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड्स, तो पहले हम उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे बाय हीटिंग। तो यहां पे हम क्या करते हैं बेटा? हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो यहां पे हम एक्सेस एयर के प्रेजेंस में गर्म करते हैं, ठीक है। तो जब एक्सेस ऑफ एयर होगा तो उसको हम बोलेंगे रोस्टिंग, और जब लिमिटेड एयर होगा तो उसको हम बोलेंगे कैल्सिनेशन, ठीक है। कैल्सिनेशन किसके लिए करा जाएगा बेटा? कार्बोनेट के लिए, ठीक है। कार्बोनेट ओर्स के लिए हम क्या करते हैं? कैल्सिनेशन करते हैं। अब देखो बात समझो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करो। हमने बोला रोस्टिंग में हीटिंग करेंगे एक्सेस एयर में, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ऑक्साइड लाना है ना। तो देखो यहां पे सल्फाइड है, सल्फाइड में ऑक्सीजन नहीं है यहां पे, तो हम ऑक्सीजन लाने के लिए क्या कर रहे हैं? एक्सेस एयर ले रहे हैं, एयर मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। अब कैल्सिनेशन में क्या हो रहा है बेटा? हम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? कार्बोनेट को। अब बेटा कार्बोनेट होता है CO3, CO3, तो यहां तो पहले से ही ऑक्सीजन नजर आ रहा है। अब क्योंकि यहां पहले से ही ऑक्सीजन है और अगर हमने एक्सेस ऑफ एयर ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए यहां पे हम क्या लेते हैं बेटा? लिमिटेड एयर में काम करते हैं, क्योंकि यहां पे पहले से ऑक्सीजन है। तो जैसे हम इसको हीट करेंगे यहां पे हमें ऑक्साइड इजीली मिल जाएगा, तो यहां पे हम लिमिटेड एयर लेते हैं। तो जब लिमिटेड एयर लेते हैं हीटिंग के लिए तो उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, और जब एक्सेस एयर लेते हैं हीटिंग के लिए तो उसको बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, तो हमारे पास है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब मेटल को कैसे अलग करना है उसका प्रोसेस हम यहां पे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखो हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, करीना कार मांगे, अल्टोजन फरारी, फिर भी है क्यूटसी गर्ल, है ना। तो वो जो रिएक्टिविटी सीरीज है हमारी, उसमें ऊपर वाली मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव है, थोड़ी इससे नीचे आते तो लेस रिएक्टिव है, और बिल्कुल नीचे आ जाओ तो वो रिएक्शन करती ही नहीं है किसी से, ठीक है। मिडिल रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। तो इन तीनों का अलग अलग एक्सट्रैक्शन है जो हमें यहां पे पढ़ना है। तो सबसे पहला है बेटा हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज, लो इन द एक्टिविटी सीरीज। तो जिनकी एक्टिविटी लो है, मतलब जो हर किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, ऐसी मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, इस टाइप की जो मेटल है, लो इन दी एक्टिविटी सीरीज टाइप की जो मेटल है बेटा, उनको बस हम सिंपली हीट करेंगे। क्या करेंगे भाई? हीट करेंगे। बाय सिंपल हीटिंग वहां पे हमें प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। देखो दीज मेटल्स आर जनरली वेरी अनरिएक्टिव, तो ये क्या है? अनरिएक्टिव है, हर किसी से रिएक्शन करते नहीं है, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। तो यहां पे हम सिंपल बाय हीटिंग क्या कर सकते हैं? प्योर मेटल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हीटिंग अलोन, सिर्फ हीट करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास है HGS, ठीक है। तो HGS ये क्या है? सल्फाइड के फॉर्म में है, और यहां है HGO, ये ऑक्साइड के फॉर्म में है ना। तो सल्फाइड के फॉर्म में हो चाहे ऑक्साइड के फॉर्म में हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसको हीट करना है, ठीक है। तो देखो जैसे हम यहाँ पे इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पे हीट कर रहे हैं, और 3O2 हमने ऑक्सीजन का प्रेजेंस यहां पे लिया है। क्या लिया है बेटा? ऑक्सीजन का प्रेजेंस यहां पे लिया है। तो हमने क्या बोला था? देखो हमने क्या बोला था, जब हम ऑक्सीजन का प्रेजेंस लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं बेटा? 2HGS, इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पे ये तो गैस है जो उड़ जाएगी, बचेगा हमारा HGO, ठीक है। तो HGO को फर्दर हम गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा Hg, तो ये रही हमारी प्योर मेटल। तो हमने सिर्फ और सिर्फ हीट किया है, एक बार हमने उसको यहां हीट किया और एक बार हमने यहां पे हीट किया, और सिंपल बाय हीटिंग अलोन, सिर्फ हीट करने से हमारी मेटल क्या हो गई बेटा? प्योर हो गई, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड इन Cu2s, ठीक है, कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में अगर हमारे पास यहां पे है, तो अगर हम इसको हीट करेंगे तो अगेन हमारा SO2 उड़ जाएगा, ठीक है। जो ऑक्साइड बनेगा उसको अगेन हम हीट करेंगे तो हमें कॉपर प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हम सिंपली क्या करते हैं? बस जस्ट हीटिंग इन एयर, सिर्फ हमें इसको गर्म करना होता है
और इतना करने भर से हमें प्योर मेटल मिल जाती है। ठीक है, तो जो मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज है उनको अगर हम सिर्फ हीट करते हैं तो उससे हमें प्योर मेटल मिल जाती है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई क्या? आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मिडल जो बीच में हमारे पास आ रही है, ठीक है, मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, तो जो बीच वाली मेटल्स है उनको हम किस टाइप से अलग करेंगे, प्योर करेंगे? तो देखो, इट्स इजी टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड। ठीक है, अगर हमारे पास मेटल है तो हम उसके ऑक्साइड से ज्यादा इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो यहां पे हमने क्या किया, हमने यहां से सल्फर हटाया, हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट करा, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है। देन हमने अगेन मेटल ऑक्साइड को क्या करा, हीट करा। तो हम मेटल ऑक्साइड लेके आते हैं ताकि वहां से हमारा जो प्योर मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट करना इजी हो जाता है। तो हम यहां पे भी क्या करेंगे, ऑक्साइड बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है बेटा, जिंक सल्फाइड है और एक जिंक कार्बोनेट है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ZnS है, सल्फेट के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन डालेंगे और गर्म करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं बेटा, हीट कर रहे हैं। तो हमारे पास बनेगा जिंक ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो गैस है जो उड़ जाएगी। तो हमारे पास बचा जिंक ऑक्साइड। इस जिंक ऑक्साइड से हम क्या कर लेंगे, उसके बाद में ऑक्साइड यहां पे है तो हम यहां पे क्या कर लेंगे बेटा, रिड्यूस कर देंगे इसको। ठीक है, रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस का क्या मतलब होता है कि आप ऑक्सीजन रिमूव कर दो। रिड्यूस मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है, और अगर हम ऑक्सीजन को तो रिमूव करें और हाइड्रोजन को ऐड करें तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो हमें मेटल ऑक्साइड मिला है इसका रिडक्शन कर देंगे, इसको रिड्यूस करवा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, प्योर मेटल मिल जाएगा। तो देखो यहां पे हमने ऑक्सीजन का प्रेजेंस लिया है, ये एक्सेस एयर है, तो इसको हम बोलेंगे रोस्टिंग। और अगर यही जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में है तो यहां पे पहले से ही ऑक्सीजन है। अब क्योंकि यहां पे पहले से ही ऑक्सीजन है तो देखो मैंने यहां पे ऑक्सीजन अलग से ऐड नहीं किया, मुझे सिर्फ इसको हीट करना है। तो यहां पे बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो गैस है जो उड़ जाएगा, ये भी गैस था उड़ गया। हमारे पास बनेगा ZnO, इधर भी ZnO इधर भी ZnO। तो हमारे पास ये जो जिंक ऑक्साइड बन रहा है, अब मुझे चाहिए जिंक, मुझे प्योर मेटल चाहिए, यहां से ऑक्सीजन हटाना है, तो मुझे यहां से जिंक ऑक्साइड में से जिंक चाहिए। तो मैं यहां क्या करूंगा बेटा, कार्बन का रिएक्शन करा दूंगा, कार्बन का रिएक्शन करा दूंगा। तो जैसे मैं यहां कार्बन से रिएक्शन कराऊंगा मेरे पास बनेगा Zn प्लस CO। क्या बनेगा, Zn प्लस CO। तो देखो यहां पे हमें प्योर मेटल मिल चुका है, हमने बस यहां पे क्या करा, रिडक्शन करवा दिया। ठीक है, तो जैसे हमारे पास मेटल ऑक्साइड आता है, मेटल ऑक्साइड आता है आफ्टर हीटिंग, तो हम उसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं और हमारे पास प्योर मेटल आ जाता है। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड, उनको क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग रिएजेंट सच एज कोक, एल्यूमिनियम ETC। तो इनकी हेल्प से हम रिडक्शन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटीज यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, जिंक को इसने डिस्प्लेस कर दिया तो हमारे पास बना Zn प्लस CO। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां पे ये जो रिएक्शन हो रही है ना, ये जो रिएक्शन हुई है ये एक टाइप से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। भाई कार्बन ने क्या करा, जिंक को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो ये जो रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये जो इस टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां पे होती है बेटा, ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। तो यहां पे ये जो प्योर मेटल बनता है बेटा, ये मॉल्टन फॉर्म में बनता है, मतलब एक्वस फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में। मतलब मेटल तो होता है लेकिन पिघले हुए स्टेट में होता है। ठीक है, मॉल्टन लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक। तो ये कैसी है बेटा, हाईली एक्सोथर्मिक है। हेंस मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड, यहां पे जो मेटल मिलेगी वो कैसे मिलेगी, मॉल्टन स्टेट में मिलेगी, मतलब लिक्विड स्टेट में मिलेगी। थर्मिट रिएक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पे जो रिएक्शन है बेटा सेम क्या है, यही जो हमने अभी पढ़ी कि यहां पे जो हमें मेटल मिलती है वो मॉल्टन स्टेट में मिलती है। तो जो मॉल्टन स्टेट में हमें यहां पे इस रिएक्शन में जो ये आयरन मिलेगा उसको यूज करेंगे हम टू जॉइन रेलवे ट्रैक एंड क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। तो यहां पे देखो ये जो थर्मिट रिएक्शन है ये आपसे पूछ सकता है कि इसको कहां पे यूज किया जाता है। तो यहां पे बेटा इसको यूज किया जाता है टू जॉइन रेलवे ट्रैक
एंड क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। तो देखो रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम, तो अगर हम आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम के साथ में, देखो मेरी बात सुनो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, या तो सल्फर के फॉर्म में होगी मेटल, सल्फाइड के फॉर्म में होगी, या कार्बोनेट के फॉर्म में होगी, वहां से हम उसको हीट करके पहले ऑक्साइड में बदल देते हैं, ठीक है, ऑक्साइड में बदल देते हैं, ऑक्साइड में बदल देते हैं, ऑक्साइड में बदलने के बाद हम उसको रिड्यूस कराते हैं। रिड्यूस कराने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, या तो कोक मतलब कोल मतलब सी, या फिर एल्यूमिनियम। तो देखो यहां पे हम एल्यूमिनियम की हेल्प ले रहे हैं। तो जब हमारे पास आयरन ऑक्साइड बनेगा बाय रोस्टिंग और कैल्सिनेशन जो भी हो, ठीक है, तो उससे जो ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, उससे जो ऑक्साइड बनेगा Fe2O3, ये हमारा आयरन ऑक्साइड हो गया। इसको मुझे रिड्यूस कराना है, ऑक्सीजन यहां से रिमूव करना है ताकि मुझे आयरन मिले। तो अगर मैं यहां से ऑक्सीजन हटाना चाहता हूं तो मैं यहां पे 2Al एल्यूमिनियम का रिएक्शन कर रहा हूं यहां से, क्योंकि हम एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं किसके फॉर्म में, रिएजेंट टू रिड्यूसिंग रिएजेंट के रूप में। तो मेरे को यहां पे इसको रिड्यूस करना है, ऑक्सीजन हटाना है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, रिएक्शन करूंगा, तो मुझे मिलेगा Fe+Al2O3, यहां पे बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। अभी जो आयरन है देखो इसका स्टेट क्या है, लिक्विड है, मतलब मॉल्टन स्टेट में है। तो इस लिक्विड आयरन का बेटा यूज किया जाता है टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स एंड क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, ठीक है बेटा। रेलवे ट्रैक मतलब जो पटरी होती है वो बीच बीच में से अगर कहीं टूट जाती है या फिर नई पटरी बिछाते हैं तो वहां पे उनको ज्वाइन करने के लिए बेटा थर्मिट रिएक्शन में जो हमें लिक्विड फॉर्म में मेटल मिलता है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हाई इन द एक्टिविटी सीरीज। हाई इन द एक्टिविटी सीरीज मतलब जो बहुत ज्यादा ऊपर आते हैं। तो हमने एक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, करीना, कार मांगे, अल्टोजैन फरारी, फिर भी है क्यूट सी गर्ल, ठीक है, ये हमने पढ़ा। तो हमने सबसे पहले तो पढ़ा जो लो इन द एक्टिविटी सीरीज है, जो नीचे वाली मेटल्स है उनको कैसे करना है, सिंपली आप हीट करो। तो इनको तो अगर हम सिंपली हीट करते हैं तो हमें मेटल मिल जाती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा बीच वाली, ठीक है, जो बीच में हमारे पास मेटल्स आ रही हैं, ठीक है, यहां पे जो बीच में मेटल्स आ रही हैं इनको हम या तो क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, या तो हम इनकी रोस्टिंग करेंगे या कैल्सिनेशन करेंगे। और हम क्या कर लेंगे, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन के थ्रू पहले तो मेटल ऑक्साइड बना लेंगे और मेटल ऑक्साइड बनने के बाद में हम उसको रिड्यूस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। लेकिन यहां जो मेटल मिलेगा वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। अब बात आती है जो ऊपर हमारी मेटल है जो हाईली रिएक्टिव है। तो बेटा हाईली रिएक्टिव है तो ये क्या है, किस टाइप से देखो हमें मिलेगी, सिंस दीज आर वेरी रिएक्टिव मेटल, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, एंड दस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा हम इनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इनकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी तो ये तो आग पकड़ लेंगे, है ना। तो यहां पे दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो ये बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हमें मिलती है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है ये हम अभी समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो यहां पे हम देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का क्या मतलब है, आपने चैप्टर नंबर 1 में देखो ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि हम एक बीकर लेते हैं, उसमें पानी लेते हैं, ठीक है, 2 रॉड लगाते हैं, एनोड और कैथोड, ठीक है, देन हम यहाँ पे एक बैटरी लेते हैं, फिर एक स्विच लेते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो बहुत ही अच्छे से समझेंगे इस बात को। फिलहाल ये दोनों लाइंस कवर करो। देखो सेकंड, दे आर जनरली ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब है भाई, कि आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स, मेटल्स आर डिपोजिटेड एट कैथोड नेगेटिवली चार्ज व्हाइल क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, हमें जो मेटल होगा वो तो कैथोड पे मिलेगा और जो दूसरी चीज बचेगी बेटा हमारा जो क्लोराइड होगा वो हमें एनोड पे मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? अब देखो तो यहां पे हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती क्या है, ठीक है। सो नाउ हमारे पास बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती कैसे है, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एक कंटेनर लेना होता है, ठीक है, बीकर कंटेनर जो भी है। तो आप इसे ये ले लेते हैं, इसमें आपको क्या करना होता है, 2 रॉड लेनी होती है, ठीक है, एनोड और कैथोड। अब ये बनती किसकी है, वो यहाँ पे हमने
पढ़ना है, ठीक है। देन आपको यहां पे बैटरी कनेक्ट करनी है और आपको एक स्विच कनेक्ट करना है, ठीक है बेटा। और इस कंटेनर के अंदर आपको एक लिक्विड डालना है, ठीक है, जो आपका मेटल सॉल्ट होगा, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, मेटल्स ऑब्टेन्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस कंटेन्स इंप्योरिटीज। तो यहां पे बेटा बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की हेल्प से बेटा उन इंप्योरिटीज को हटा सकते हैं, ठीक है, और हमारा प्योर मेटल जनरेट कर सकते हैं। तो एपरेचर सेटअप, तो यहां पे क्या सेटअप करना है हमें, एनोड लेना है, कैथोड लेना है, इलेक्ट्रोलाइट लेना है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसमें करंट पास करवाने वाले हैं, ठीक है। तो एनोड पे हम क्या लेंगे बेटा, इम्प्योर मेटल। एनोड जैसे मान लो ये मेरी रॉड है, ठीक है, तो ये मान लो मैंने बना ली किससे, इम्प्योर मेटल से बना ली मैंने, ठीक है, इम्प्योर मेटल से। इम्प्योर मेटल में मान लो मैंने यहां पे सोडियम ले लिया, ठीक है, सोडियम ले लिया। अब एट कैथोड प्योर मेटल, ये आपका कैथोड है जिसपे आपका क्या रहेगा बेटा, प्योर मेटल रहेगा, मतलब ये प्योर मेटल से बना हुआ है, ठीक है। ये आपका सोडियम प्योर मेटल से बना हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, इलेक्ट्रोलाइट लेना है, सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट। तो जो आपने मेटल ली है उसी का आपको सॉल्ट लेना है। जो आपने मेटल ली है, तो जैसे मान लो मैंने यहां सोडियम ली है, तो मैं यहां पे कौन सा सॉल्ट लूंगा बेटा, NaCl ले लूंगा, ठीक है, NaCl ले लूंगा। बात समझ में आ रही है? या फिर Na2SO4 ले लूंगा, ठीक है, कोई भी आप मेटल सॉल्ट यहां पे ले सकते हैं, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई? अब देखो, तो एट एनोड हमारा क्या होगा, प्योर मेटल। जैसे ही हम यहां से करंट फ्लो करना चालू करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो ये इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल है, यहां से प्योर मेटल निकलेगा, एनोड से प्योर मेटल निकलेगा, प्योर मेटल निकलेगा और इस इलेक्ट्रोलाइट में जाके डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम करंट पास कराएंगे इस एनोड से, जहां पे इम्प्योर मेटल है, वहां से प्योर मेटल अलग होके इस इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स हो जाएगा। उतने ही अमाउंट का मेटल यहां से यहां पे इस कैथोड पे जाके अटैच हो जाएगा। तो एट एनोड प्योर मेटल फ्रॉम एनोड, एनोड से प्योर मेटल डिसॉल्व हो जाएगा इनटू इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यहां से प्योर मेटल निकल के इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अब जितना मेटल यहां से निकला है, अब मान लो यहां से 10 ग्राम मेटल निकला। मान लो आपने ये जो मेटल ली थी इसकी क्वांटिटी थी 30 ग्राम, जो आपने प्योर मेटल ली थी उसकी क्वांटिटी कितनी है, 30 ग्राम। अब मान लो यहां से 10 ग्राम मेटल निकल के इसके अंदर डिसॉल्व हो गया, तो आपका यहां पे जो NaCl या आपने जो सॉल्ट लिया है वहां से उतने ही अमाउंट का मेटल जाके इस पर अटैच हो जाएगा। तो आपका 30 ग्राम तो पहले से ही था सोडियम, अब आपका 10 ग्राम और मिल गया, तो आपको टोटल 40 ग्राम प्योर मेटल इस कैथोड पे मिल जाएगा। तो एट कैथोड क्या होगा, एन इक्विवेलेंट अमाउंट, मतलब इक्वल अमाउंट में आपका जो यहां पे मेटल डिसॉल्व हुआ था वो इक्वल अमाउंट में प्योर मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट यहां से डिपॉजिट हो जाएगा बेटा, किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो एनोड से जो कि हमारा इम्प्योर मेटल का बना था, यहां से प्योर मेटल निकल के पहले इलेक्ट्रोलाइट में जाता है और उतने ही अमाउंट का मेटल जाके कैथोड पे अटैच हो जाता है, ठीक है। सॉल्युबल इंप्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन, और जो इंप्योरिटीज होती है वो यहां पे सेटल डाउन हो जाती है, जिनको हम एनोड मड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एनोड मड बोलते हैं, ठीक है। सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनोड कॉल्ड एज एनोड मड, ठीक है। तो यहां पे इस प्रोसेस के बाद हमें प्योर मेटल मिल जाएगा और जितनी इंप्योरिटीज है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी एनोड के नीचे, तो उसको क्या बोल देते हैं, एनोड मड बोल देते हैं। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई क्या? तो पूरे सेटअप में कुछ नहीं करना, इम्प्योर मेटल का एनोड, प्योर मेटल का कैथोड, दोनों से इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है, जो मेटल ले रहे हैं उसी का सॉल्ट लेना है। जैसे ही हम करंट पास कराएंगे एनोड से मेटल निकल के यहां डिसॉल्व हो जाएगी, उतने ही अमाउंट की मेटल जाके आपके कैथोड पे, मतलब प्योर मेटल पे जाके अटैच हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम रिफाइनिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है देखो कोरोजन। तो बेटा कोरोजन हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ रखा है, कोरोजन हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ रखा है। कोरोजन और रेंसिडिटी ये दो टॉपिक है लास्ट के जो आपने पढ़े होंगे। कोरोजन का क्या मतलब होता है, जब हमारी मेटल एनवायरनमेंट के अटैक से खराब हो जाती है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। तो द सर्फेस ऑफ सम मेटल्स सच एज आयरन इज कोरोड व्हेन दे आर exposed to moist air for the long period of time, this is called corrosion। तो जब हमारी मेटल्स हमारे एनवायरनमेंट में
मॉइस्चर, एसिड, इन सब से रिएक्शन कर लेती है तो उसकी सरफेस बेटा खराब हो जाती है, ठीक है, मेटल खराब हो जाती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोरोजन बोलते हैं। तो कोरोजन क्या होता है, देखो सिल्वर कोरोजन की वजह से कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि हम जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, मान लो अंगूठी पहन ली या चेन पहन ली या कानों में कुछ पहन लिया, आफ्टर सम टाइम बाद में बेटा वो ब्लैक हो जाते हैं, है ना। तो वहां क्या हुआ, कोरोजन हो गया, ठीक है। तो सिल्वर बिकम्स ब्लैक, कॉपर बिकम्स ग्रीन, ठीक है। कोरोजन की वजह से सिल्वर तो ब्लैक हो जाता है, कॉपर ग्रीन हो जाता है और आयरन कैसा हो जाता है बेटा, रेड ब्राउन हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे देखो, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो प्रिवेंशन कैसे करें, अब मेटल्स अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो खराब हो जाएगी, तो उसको बचाए कैसे मेटल को। तो बचाने के लिए हम यहां पे क्या यूज करते हैं बेटा, सबसे पहले पेंटिंग कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा हमारे घर में जितने भी हम लोहे की चीजें लाते हैं तो उनको पेंट करते हैं, या वो पहले से पेंट हुई आती है ताकि उन पे जंग ना लगे, रस्ट ना लगे, ठीक है। देन अप्लाइंग ग्रीस, तो बेटा मशीनी पार्ट्स में ग्रीस डाली जाती है ताकि वो अच्छे से वर्क करे। ग्रीस कैसी होती है, सम टाइप ये मुलायम सी सॉफ्ट ऑयली होती है, ठीक है। यहां पे आप इसको अप्लाई करके भी कोरोजन को रोक सकते हो। देन आता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है बेटा, यहां पे हम क्या करते हैं, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयरिंग कर देते हैं। जैसे कुछ लोग सिल्वर को सेफ रखने के लिए उसके ऊपर सोने का पानी मतलब गोल्ड का वाटर अटैच करवा लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो देखो ये क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील। तो हम यहाँ पे स्टील को बचाने के लिए क्या करते हैं बेटा, स्टील एंड आयरन को बचाने के लिए हम यहाँ पे कोटिंग करवा देते हैं, किसकी, अदर लेयर मेटल की, ठीक है। तो यहाँ पे हम जिंक की लेयरिंग करवा देते हैं। देन क्रोमियम प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग, ठीक है, ये इसी का एक पार्ट है। एंड देन आता है अलॉइंग। अलॉइंग क्या है बेटा, अलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल प्लस मेटल, या तो आप मेटल में मेटल मिलाओ या फिर आप मेटल में नॉन मेटल मिलाओ, ठीक है। मिक्सचर ऑफ मेटल प्लस मेटल और नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉय। तो एलॉइंग का क्या मतलब है, जब आप मेटल में मेटल मिलाओगे तो आपको एलॉय मिलेगा, या मेटल में नॉन मेटल मिलाओगे तब आपको एलॉय मिलेगा, और इस प्रोसेस को हम एलॉइंग बोलते हैं। अब यहां पे देखो सिंपल अगर हम मेटल लेते हैं तो उसमें कोरोजन हो जाता है, लेकिन हम जब दो मेटल आपस में मिला देते हैं तो जो नया बनता है हमारे पास, जो एलॉय बनेगा, उसकी प्रॉपर्टीज दोनों से बहुत ज्यादा अलग होती है, उस पे जंग वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। तो अब हमें देखना है एलॉइंग कैसे होता है। देखो, तो एलॉय क्या होता है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड टू और मोर मेटल अदर देन मेटल और नॉन मेटल। मतलब आप मेटल में चाहे तो मेटल मिलाओ या फिर मेटल में नॉन मेटल मिलाओ, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, एलॉय मिलेगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, थोड़ी सी अलग होगी। इट हैज बेटर प्रॉपर्टीज देन मेटल, इसकी प्रॉपर्टीज मेटल से ज्यादा अच्छी होगी, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उन पे जंग वगैरह नहीं लगेगा, बट उनकी लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब वो जल्दी पिघल जाएंगे और उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी, ठीक है। देन इट इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग प्राइमरी मेटल। तो हम फर्स्ट जो मेटल लेंगे उसको पहले मेल्ट करेंगे और दूसरी मेटल को उसके अंदर मिक्स कर देंगे, ठीक है। और कैसे करेंगे, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में, मतलब एक फिक्स अमाउंट होगा उसी को ऐड करना है, मनचाहा अमाउंट नहीं डालना है। देन आते हैं हमारे पास सम कॉमन एलॉयज। तो यहां पे हमने एलॉयज लिए हैं कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत भी आएगी तुम्हें, ठीक है, क्योंकि ये रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक आ गया। अभी तक हमने जितना तो समझ लिया, लेकिन हर चीज समझने से देखो आसान नहीं हो जाती। यहां पे इसको आपको रटना ही पड़ेगा, मैं इसको कितना भी समझा लूं आपको नहीं समझ में आएगा। भाई इन दोनों को मिलाने पे ये बन रहा है, अब इसमें मैं क्या समझाऊं। तो देखो हमारे पास जो स्टेनलेस स्टील बनता है वो कैसे बनता है, आयरन में अगर हम निकल और क्रोमियम इन दोनों में से कुछ भी ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्टेनलेस स्टील मिलता है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में से पूछ लेगा कि स्टेनलेस स्टील किन से बनता है, या फिर स्टेनलेस स्टील जो एलॉय है वो किस से बनेगा। तो बनेगा बेटा ये आयरन, निकल और क्रोमियम, ठीक है, आयरन, निकल और क्रोमियम। या तो आयरन में निकल डाल दो या आयरन में क्या डाल दो, क्रोमियम डाल दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टेनलेस स्टील मिल जाएगा। देन ब्रेस, तो एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो अगर आप कॉपर और जिंक को प्लस करते हो, आपस में ऐड करते हो, तो आपको ब्रेस मिलेगा। ब्रोंज, या आपको मिलेगा बेटा कॉपर और टिन को ऐड करने पे, ठीक है, एसएन मतलब टिन है यहां पे, ठीक है, टिन। तो कॉपर और टिन को ऐड करने पे आपको ब्रॉन्ज मिलेगा। देन सोल्डर, सोल्डर आपको लेड और
टिन को ऐड करने पे मिलेगा। सोल्डर ये क्या होता है, ये बेटा आपने देखा होगा अगर आपने कभी मोबाइल ठीक करवाया हो, तो जो प्लेट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रोड्स की, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स की, तो वहां पे उनको ज्वाइन करने के लिए वो क्या करता है, सोल्डर का यूज करता है, ठीक है। तो बेसिकली वेल्डिंग वगैरह में इसका यूज होता है। अमेलगम ये क्या है बेटा, एनी अलॉय, अब वो कोई भी अलॉय हो जिसमें मर्क्यूरी ऐड हो जाए। प्राइमरी मेटल क्या होगी हमें नहीं पता, अगर हमने किसी भी अलॉय में मर्क्यूरी ऐड करा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, अमेलगम बोल देते हैं। तो आपको ये पूछ लेगा कि ब्रॉन्ज किससे मिलके बना है, सोल्डर किससे मिलके बना है, ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। अलॉय ऑफ गोल्ड, तो अलॉय ऑफ गोल्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे कंटेन्स गोल्ड एंड सिल्वर कॉपर, ठीक है। तो अगर किसी अलॉय में गोल्ड सिल्वर या कॉपर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलॉय ऑफ गोल्ड बोलेंगे, ठीक है बेटा। और यहां पे जो हमें मिले हैं नए अलॉयज, इनकी प्रॉपर्टीज बेटा प्राइमरी मेटल्स से बिल्कुल अलग होगी, थोड़ी अच्छी होगी, यहां पे जंग वगैरह इन पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हमने अभी कर लिया है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, चैप्टर नंबर 4 में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और बात करेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए एग्जांपल्स की, ठीक है, इसे राइट डाउन करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ गुड डे।